नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बायजूस आईएएस में। और इतना ही गर्मजोशी से हम आपका स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में, जिसमें हर बार हमारा प्रयास रहता है आपके साथ एक विचारोत्तेजक संवाद स्थापित करने का, ताकि आपकी समझ, आपकी सोच अधिक निखर सके अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। हम पिछले दिनों चर्चा करते रहे हैं उन शक्तियों के बारे में जिनका शुमार कोई महाशक्तियों में नहीं करता, कोई बड़ी शक्तियों में नहीं करता, कोई बड़े साम्राज्यवादी शक्तियों में नहीं करता, मगर कुल मिलाकर कई बार परिस्थितियां ऐसी उभरती हैं कि इन क्षेत्रीय, मझली, उदीयमान, उभरती शक्तियों का की महत्वाकांक्षा कुछ इस तरह अंजाम लेती है कि बड़ी शक्तियां चाहे अनचाहे उनके क्षेत्रीय संघर्षों में, उनकी प्रतिस्पर्धा में घिर जाती हैं, घुसने को बाध्य होती हैं और उसके बाद उनका वहां से निकलना कठिन होता जाता है। इन शक्तियों का, इन राष्ट्र राज्यों का शुमार उस सूची में नहीं होता जो दुनिया की पहली 10 सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं या 10 सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले देश हैं। वो देश हैं जो 10 सबसे अधिक प्राकृतिक संपदा संसाधनों से संपन्न हैं। फिर कैसे ऐसा होता है कि ये ऐसी भूमिका की महत्वाकांक्षा पालते हैं और चाहे अचाहे बड़ी शक्तियां इनकी उपेक्षा अनदेखी नहीं कर सकती। इसका सबसे बड़ा कारण है भू राजनीतिक स्थिति। इनमें से एक ऐसा देश है तुर्की, जो एक संगम स्थल पर त्रिकोणीय स्थित है, जहां एशिया, यूरोप के महाद्वीप मिलते हैं। अफ्रीका बहुत दूर नहीं है, लगभग वहीं स्थित नजर आता है। और इस तरह से यह देश करीब 1500 किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है, पश्चिम से पूरब तक, 400-500 उत्तर से दक्षिण तक। बहुत बड़ा देश नहीं है, मगर फिर भी इसका आकार यूरोप के किसी अकेले देश से बड़ा होता है, साबित होता है। और इसकी स्थिति ऐसी है कि इस घटनाक्रम को प्रभावित कर सकता है मध्य पूर्व में, पश्चिम एशिया में, उत्तरी अफ्रीका में और यूरोप और एशिया के संधि क्षेत्रों में। ये देश है जिसकी आबादी मुसलमान भी है, ईसाई भी है, जिसका विकास 20वीं सदी में धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में हुआ है, मगर जिसका झुकाव है वो राजनीतिक इस्लाम की ओर है। दूसरी तरफ इथियोपिया है, जो भले ही अफ्रीका में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, मगर एक गरीब देश है और वहाँ संसाधन बहुत विकसित नहीं रहे हैं। मगर उसकी भू राजनीतिक स्थिति हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जो सींग की तरह, गेंडे के सींग की तरह निकला हुआ भूभाग है उत्तरी अफ्रीका का, वहाँ कुछ ऐसी है कि ये लाल सागर में, अदन की खाड़ी में उस जलमार्ग पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है, जिसके द्वारा नाविक पोत, चाहे वो व्यापारी हों, चाहे वो नौसैनिक हों, सुएज कनाल तक पहुँचते हैं। या पूर्वी तट जो पूरा अफ्रीका का है, उस पर यहाँ से कोई भी आदमी जिसका प्रभाव हो वो नियंत्रण कर सकता है। दुर्भाग्य से इथियोपिया पिछले 2-3 वर्षों से उथल पुथल से ग्रस्त रहा है। गृह युद्ध की स्थिति वहाँ चल रही है। इसमें कुछ सुधार होने की अपेक्षा बिगाड़ ही हाल के दिनों में हुआ है। और ये संघर्ष सिर्फ इथियोपिया तक सीमित रहेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो क्या इसकी परिणति भी कुछ एक अफ्रीका के अफगानिस्तान के रूप में होगी, या यहाँ फिर इस राज्य का बिखराव, असफलता हमें देखने को मिलेंगे? ये चर्चा हम आपके साथ करेंगे इस बार। जब हम तुर्की का नाम लेते हैं तो यह तय करना हमारे लिए कठिन हो जाता है कि बात शुरू कहाँ से करें, भूगोल से या इतिहास से। एक लंबे चौड़े इतिहास का वारिस है यह देश, मगर शायद भूगोल से बात शुरू करना सार्थक है, क्योंकि आज तुर्की का जो महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में है वो भू राजनीतिक स्थिति के कारण ही है। तुर्की की सरहद 8 देशों को छूती है, जिसमें अजरबैजान है, जिसमें आर्मेनिया है, जिसमें बुल्गारिया है, जिसमें ग्रीस है, जिसमें ईरान है, इराक है, सीरिया है। इन सब देशों को अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि ये सारे ऐसे देश हैं जो किसी न किसी समय ऐतिहासिक काल में तुर्की के साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। और ईरान के साथ भी यही तर्क है कि ईरान और तुर्की के संबंध मधुर अमधुर इस कारण है कि दोनों के देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान तो हुआ ही है, आर्थिक व्यापार की संभावना भी विपुल है, मगर अतीत में ये दोनों ही उसी भूभाग पर अपने अपने साम्राज्यों के होने का दावा करते हैं। और जो हकीकत भी है, जिनके बिखरने के बाद ये दो राज्य अलग थलग पड़े हैं, तो इनकी ऐतिहासिक स्मृतियां उनकी समसामयिक वर्तमान महत्वाकांक्षाओं को पुष्ट करती हैं। अब
इसको यदि आप ध्यान में रखें तो इसके बाद हम देखें कि इतिहास का जो प्रवाह है उसमें भी कुछ ऐसा हुआ है कि सबसे पहले यूनानी थे जो ये दावा करते थे कि ये उनके साम्राज्य का हिस्सा है। ये ईसा के जन्म के पहले भी कुछ यूनानी नाविक यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था। बाइजेंटियम नाम से जो शहर मशहूर है, जिसका नामकरण बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया और अब इस्तांबुल हो चुका है, वो उसकी उसकी स्थापना बाइजेंटियम काल से एक ऐसे साम्राज्य की राजधानी थी जो संस्कृति का केंद्र था। और जब यूनानी प्रभाव यहाँ कम हुआ तो रोमन साम्राज्य का हिस्सा ये भूभाग बन गया और यहाँ ईसाइयत का प्रसार हुआ। और कॉन्स्टेंटाइन प्रथम जो रोमन सम्राट था, उसके समय से दूसरे कॉन्स्टेंटाइन, जिसके समय में 1453 में इस शहर का पतन हुआ और यहाँ इस्लामी हमलावरों का कब्जा हुआ, ये पूरा अंतराल 7-8 सदियों का ऐसा था जब यहाँ का संस्कार मूलतः ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ईसाई संप्रदाय वाला था और यहाँ की इमारतें हों, कलात्मक कलाकृतियाँ हों, मिजाज हो, उस पर प्रभाव ईसाइयत का था। मगर जब मोहम्मद विजेता की फतह के बाद यहाँ इस्लाम का प्रभाव पड़ा तो ऐसा नहीं कि पलक झपकते इसकी संस्कृति बदली, क्योंकि ये भूभाग ऐसा स्थित था कि इस्लाम के आविर्भाव के पहले भी इसके संपर्क ईरान के साथ थे, इसके संपर्क पड़ोसी अपने अन्य देशों के साथ थे, इराक, ईरान, सीरिया के साथ थे, तो उनका सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ था। तो ऐसा नहीं था कि इस्लाम के आने के साथ कोई कायाकल्प तुर्की का हुआ, मगर लगभग फिर 1000 साल के अंतराल में यहाँ का प्रमुख संस्कार इस्लामी बन गया और कुस्तुनतुनिया इस्लामी खिलाफत का केंद्र बन गया। यहीं से जो यहाँ का जो सुल्तान होता था वो अपने को पूरे विश्व में इस्लामी समुदाय का प्रमुख समझता था। तब तक सऊदी अरब में राजवंश की स्थापना इस तरह नहीं हुई थी। मक्का मदीना मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल वहाँ थे, मगर तीर्थ स्थल भर थे, वहाँ के जो अरब थे उनकी कोई भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं थी। जबकि कुछ लोगों का मानना यह है कि तुर्की का पतन मोहम्मद और उसके उत्तराधिकारी सुलेमान महान की मंच से जाने के बाद शुरू हो गया था, मगर ऐसा लगता है कि ये पश्चिमी इतिहासकारों का पूर्वाग्रह है। यदि आप देखें तटस्थ भाव से तो 19वीं सदी के आरंभ तक तुर्की की मौजूदगी दर्ज होती रहती थी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में यूरोप में, एक यूरोपीय ऐसे राज्य के रूप में जो वहाँ प्रमुख अन्य राजनीतिक शक्तियों के साथ परामर्श कर सकता था। तब तक तुर्की का जो टेक्नोलॉजी प्रगति का स्तर था, उसकी सैनिक शक्ति थी, वो किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति से कम नहीं थी, चाहे वो इटली हो, चाहे वो फ्रांस या जर्मनी हो, जो अपने को बड़ी शक्तियाँ बाद में नेपोलियन के युद्ध के बाद वहाँ नया शक्ति संतुलन स्थापित होने के बाद मानती रहेंगी। तब तक ये जो प्रमुख साम्राज्यवादी शक्तियाँ यूरोप की हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों का कोई भी साम्राज्य इतना बड़ा स्थापित नहीं हुआ था जिसके संसाधनों की उपयोग से वो अपने को दूसरी यूरोपीय ताकतों से आगे बढ़ा कर सके। मगर हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि हम ये भी ना भूलें कि भारत में भी मध्य युग में तुर्को अफगान सुल्तनत का एक दौर था। आज के आधुनिक तुर्कों से भले ही उनका सीधा संबंध न हो, मगर हिंदुस्तान वालों को तुर्की की संस्कृति से, तुर्की की ज़ुबान से परिचय था। और आज भी विद्वानों का मानना है कि हिंदी में 9000 शब्द ऐसे हैं जो तुर्की भाषा के शब्दों में समान रूप से देखे जा सकते हैं। तो मगर इस बात को भाषाई समानताओं को अगर अलग भी कर दें, खान पान की समानताओं को भी अगर अभी हाशिए पर रहने दें, तो हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि भारत में जो बड़े बड़े बादशाह थे वो अपनी गद्दी संभालने के बाद देखते थे तुर्की की ओर कि वहाँ का सुल्तान उन्हें खुतबा दे दे और वो अपने को संप्रभु शासक के रूप में घोषित कर सके। ये बात 19वीं सदी के पहले चरण में समाप्त हो गई जब ग्रीक स्वातंत्र संग्राम हुआ, जो मशहूर है दुनिया भर में लॉर्ड बायरन प्रसिद्ध कवि की हिस्सेदारी के कारण। और उसके बाद तुर्की क्रमशः एक पतनोन्मुख शक्ति के रूप में ही सामने आता है और 19वीं सदी के मध्य में क्रीमिया युद्ध के वक्त तक उसका वर्णन किया जाने लगा था यूरोप के एक बीमार देश के रूप में कि एक बीमार व्यक्ति जो यूरोप का है वो तुर्की है। और उसके बाद के वर्षों में क्रमशः ह्रास बढ़ता ही गया और स्थिति ये हो गई थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब कमाल अतातुर्क ने आधुनिकीकरण का दौर शुरू किया और सुल्तान महमद को निष्कासित कर दिया देश से, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, जनतंत्र की स्थापना वहाँ की, तो एक ऐसा तबका था
तुर्की मुसलमानों का और अन्य मुसलमानों का अन्यत्र जो चाहता था कि ये इस्लाम को कमज़ोर करने की साम्राज्यवादी पश्चिमी ईसाई देशों की ताकत है, और सब लोग मिलकर ये प्रयत्न करते थे कि उन पर दबाव डाला जाए और तुर्की में सल्तनत खिलाफत समाप्त न हो। भारत में यदि आप याद करें तो 1912 में जो हमारे स्वतंत्रता सेनान में बड़े प्रमुख नाम है डॉक्टर अंसारी, एक राहत वाली मेडिकल मिशन को लेकर तुर्की पहुंचे थे, और महात्मा गांधी ने कुछ दिनों बाद अली भाइयों के अनुरोध पर खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, और जिसके कई प्रभाव हुए। एक तरफ इसने सांप्रदायिकता के जहर को दूर करने में मदद की तात्कालिक रूप से उस समय, मगर बाद के वर्षों में इसने जो अखिल एशियाई अफ्रीकी, जिसे पैन इस्लाम कहते हैं, उसके कारण जो धर्मनिरपेक्ष राजनीति थी उसको कहीं ना कहीं उसकी जड़ों को उतरा भी। ये अलग बात है। अब जब कमाल अतातुर्क ने उन्मूलन किया सल्तनत का, कट्टरपंथी इस्लाम का सफाया करने की कोशिश की कि फैज टोपियाँ नहीं लोग लगाएंगे, लंबी दाढ़ियाँ नहीं पालेंगे, साफे नहीं बांधेंगे, वो गरारा नुमा पतलूने पजामे नहीं पहनेंगे स्त्री पुरुष, तो ये सारी बातें कुछ लोगों को नागवार गुजरी। ये ऊपर से थोपा हुआ जनतंत्र था, ऊपर से थोपी हुई धर्मनिरपेक्षता थी। हाँ, हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि आज भी शहरी मुसलमान तुर्कों का भी जो पहनावा है वो पश्चिमी है, उनका जो रहन सहन है वो पश्चिमी है। नाम मात्र को औरतें अपने सर पर एक आवरण डालती हैं, हिजाब का, स्कार्फ का, मगर बुर्का आदि पहनने का रिवाज वहाँ आज भी नहीं है। मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि जिस तरह ईरान में शाह के शासनकाल में एक आधुनिकता थी, एक पश्चिम की ओर रुझान था, वो सारी चीज़ें बरकरार हैं। पूरे देश में ऐसा नहीं है। वो ऊपरी खान पान पहनावे में भले ही हमें पश्चिम का अनुसरण करता तुर्की का श्रेष्ठ वर्ग लगता हो, जो वहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा है वो आज भी कट्टरपंथी इस्लाम का न सही एक ऐसे इस्लाम का समर्थन करता है जो समावेशी है, जो उदार है, और जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तक सूफी प्रभाव झलकता था अभी हाल तक। एक प्रमुख नाम है ऐसा ही, वो प्रमुख नाम है विलियम का, जो कवि हैं, दार्शनिक हैं, समाज सुधारक चिंतक हैं, शिक्षाविद हैं। उनके प्रभाव में एक समय वर्तमान तानाशाह तुनक मिजाज जो एर्दोगान है वो भी रहे हुए हैं। मगर आज विडंबना ये है कि इन गुलेन को निष्कासित कर दिया गया है। वो अमेरिका में एक निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन पर ठप्पा लगा दिया गया है कि वो आतंकवादी हैं, उनकी नागरिकता तुर्की में समाप्त कर दी गई है। मगर एक दौर वो भी था जब एर्दोगान उनके प्रभाव में थे और ऐसी कट्टरपंथी भड़काऊ भाषण इस्लाम के पक्ष में दे रहे थे कि उनके ऊपर साल भर के लिए रोक लग गई थी कि वो कोई सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मगर ये बाद की बातें हैं। अब जो बीच का दौर था 20वीं सदी के मध्य में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आविर्भाव हुआ। अमेरिकनों ने सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया सोवियत शक्ति को रोकने के लिए, उसकी घेराबंदी करने के लिए। उसमें जो भू राजनीतिक स्थिति 3 महाद्वीपों के लगभग संगम वाली तुर्की की थी, उसका सामरिक संवेदनशील महत्व बहुत अधिक था। तुर्की नाटो का सदस्य बन गया। इसके 2 लाभ हुए कि तुर्की को, जिसके अपने आर्थिक संसाधन बहुत विपुल नहीं थे, जो युद्ध के बाद अपना विकास स्वयं नहीं कर सकता था, उसे बड़े पैमाने पर मार्शल प्लान वाली आर्थिक सहायता मिली, और उसकी ये महत्वाकांक्षा जगाई गई कि यदि उसका आचरण संतोषप्रद रहता है तो वो यूरोपीय समुदाय का जो परिवार बढ़ रहा है उसका सदस्य भी बन सकता है। ये आकांक्षा तुर्की की अभी हाल तक थी। इस पूरे दौर में अमेरिकी इस बात को नज़रअंदाज करने को तैयार थे कि क्या जनतंत्र की हत्या वहाँ हो रही है, क्या मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्या इस्लामी कट्टरपंथी अपना ज्वार उठा रही है, जब तक तुर्की एक भरोसेमंद सैनिक संधि मित्र था। ये स्थिति चलती रही कमोबेश 1990 के दशक तक। मगर 1990 के दशक तक तुर्की के शासकों को लगने लगा था कि यदि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वाधीन भूमिका निभानी है तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी पहचान अमेरिका से, अमेरिका के पिछलगुए बगल बच्चे से अलग करनी पड़ेगी। और थोड़ा असंतोष इस दौर में वो होने लगा था, जो खासकर 9/11 के बाद तो बहुत तेज हो गया, कि इस्लाम द्वेष का जो स्वर मुखर हुआ अमेरिका में और पश्चिम में, और आतंकवाद को पर्याय मान लिया गया इस्लामी कट्टरपंथी का। मगर तुर्की को लगा कि उसे अगर अपना प्रभाव बढ़ाना है तो उसे अपनी स्थानीय ऐतिहासिक पुरानी पहचान को पुनर्जीवित करना होगा, और इसमें एर्दोगान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम ये न भूलें कि जिस तरह पुतिन ने 21वीं सदी के आरंभ से, बल्कि उसके 1 वर्ष 2 वर्ष पहले से ही अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया था रूस की राजनीति में, लगभग कमोबेश यही स्थिति रिसेप तैयब एर्दोगान की रही है, जिन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था इस्तांबुल के मेयर के रूप में।
और जब उन पर ये प्रतिबंध लगा था कि वो कोई सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं कर सकेंगे, तो उनके सौभाग्य से ही वो प्रतिबंध की अवधि खत्म होते होते एक उपचुनाव हुआ, जिसको जीत कर वो फिर प्रकट हुए और उन्होंने अपने जिस मोहरे को बिठाया था प्रधानमंत्री के पद पर, उसे राष्ट्रपति बना लिया, स्वयं वो प्रधानमंत्री बन गए। उनकी एक बड़ी उपलब्धि क्या है कि उनकी कट्टरपंथी, उनकी तानाशाही प्रवृत्ति, उनके अधिनायकवाद की कितनी भी आलोचना बाहर की जाए, उनके नेतृत्व में उन्होंने अपनी पार्टी AKP को, जो जनता की और एवं विकास की पार्टी के लिए समर्पित पार्टी कहलाती है, यही उसके नाम का अनुवाद है, उन्होंने 3 चुनाव लगातार ऐसे जीते कि सत्ता में रहते हुए भी उनका मत का अंश हर बार बढ़ता ही चला गया है। और इससे ये पता चलता है कि अब चुनाव निर्भय हैं, निष्पक्ष हैं, उसमें कितना फरेब हुआ है, ये सब बातों को प्रमाणित नहीं किया जा सका है। पर्यवेक्षक अंतर्राष्ट्रीय भी वहाँ रहे हैं, कमोबेश जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने शायद तुर्की वालों को उनका खोया हुआ राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान लौटाने की दिशा में कुछ प्रगति निश्चित रूप से की है। आर्थिक स्थिति तुर्की की, जब से उसने स्वयं अपने विकास की बात सोची है, डामाडोल रही है, मगर उसका चर्चा हम करेंगे। उसके पहले शायद हमें लौटना होगा तुर्की के उन संबंधों की ओर जो एर्दोगान ने बड़े कौशल से संचालित किए हैं राजनयिक। जहां कहीं पड़ोस में कोई संघर्ष चल रहा है, वहां तुर्की ने हिस्सेदारी सहर्ष स्वीकार की है। सीधे सीधे अपनी सेनाएं न पठाई हों, मगर एक पक्ष को या दूसरे पक्ष को उन्होंने सैनिक समर्थन दिया है, साज सामान दिया है, राजनयिक समर्थन दिया है। अब यदि आप देखें तो जिस समय सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, तो वहाँ जो असद हैं, असद एक शिया अलवी संप्रदाय के व्यक्ति हैं। वो शिया अलवी संप्रदाय जो है, शिया लगभग 15% आबादी का हिस्सा है तुर्की के, मगर तुर्की की आबादी बहुसंख्यक सुन्नी है जो 80-82% है। यह स्पष्ट है कि तुर्की के लिए एक ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले शासक यानी असद का सीरिया में समर्थन करना कठिन है, जहाँ की बहुसंख्यक आबादी उनको नहीं चाहती है। ये सिर्फ शिया सुन्नी विवाद वैमनस्य का प्रश्न नहीं है, ये उनकी अलोकप्रियता, उनके शासन की भ्रष्टाचार प्रवृत्ति, उनके शासन की असफलता, अपने संसाधनों को विकसित करने की, वो भी उसके लिए जिम्मेदार है। यही स्थिति रोचक तब होती है जब ईरान दुनिया का सबसे बड़ा शिया देश है और उसके साथ भी सरहद जुड़ी है तुर्की की, और तुर्की का टकराव ईरान के साथ होता रहता है कुर्दों को लेकर। कुर्द एक ऐसा संप्रदाय है जो अल्पसंख्यक संप्रदाय हैं, मुसलमान तो हैं, मगर उनके अपने जनजातीय रस्म व रिवाज बहुत फ़र्क हैं और वो बिखरे पड़े हैं 4 देशों में, सीरिया में, इराक में, ईरान में और तुर्की में। और ये चारों देश, जिनमें ईरान चाहता है कि कुर्दिस्तान पूरा उसके प्रभाव क्षेत्र में रहना चाहिए, क्योंकि उसके अभी निकट अतीत में ही उसके साम्राज्य का हिस्सा ये रहे हैं और इन ईरानी कुर्दों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। मगर कोई भी दूसरा देश अपना विखंडन इन कुर्दों के कारण नहीं चाहता है। हाल में जब नई इस्लामी खिलाफत ने, ISIL ने, दक्षेश ने कब्जा कर लिया था और बहुत गंभीर खतरा पैदा कर दिया था सीरिया के शासकों के लिए, तो वहाँ उस संघर्ष में भी तुर्की ने असद के विपक्षियों का साथ दिया और खुलकर ISIL वालों का विरोध करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं समझी। मगर कुर्दों ने, पेशमर्गों ने बढ़ चढ़कर इस्लामी नई खिलाफत का मुकाबला किया। आज स्थिति यह है कि बहुत सारा स्थान कुर्दों के कब्जे में है, जहाँ तेल भंडार हैं, और कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि ये संघर्ष कोई भी देश, आदमी तो छोड़िए, ये नहीं चाहता कि यह संघर्ष वहाँ पहुँचे और गृह युद्ध भड़के। अब यही स्थिति अगर आप देखें तो तुर्की की उस क्षेत्र में भी है जहां अरबों का और इजरायलियों का संघर्ष चल रहा है। तुर्की ने भरपूर भर्त्सना की है इजराइल की उन आक्रामक प्रयासों की, जहां उन्होंने अरबों को उत्पीड़ित किया है, फिलिस्तीनियों पर अत्याचार किए हैं, जो इजरायली क्षेत्र में रहते हैं उन पर भी, और जो फिलिस्तीनी अधिकरण है उसके जो नागरिक हैं उन पर भी, ये बहाना बनाते हुए कि लेबनान से उनके ऊपर हिजबुल्लाह वाले हमास को मदद कर रहे हैं और प्रक्षेपास्त्र फेंक रहे हैं, तो वो बमबारी करते रहे हैं। तो तुर्की ने कड़े से कड़े शब्दों में उनकी भर्त्सना की है इजराइल की, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया है कि उस पर दबाव डालें कि वो अपनी नीतियां बदलें। जब तक इजराइल को समर्थन प्राप्त था पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का, तब तक ये करना बड़ा कठिन था। उन्होंने अपनी राजधानी भी बदली और वो पीछे मुड़कर देख नहीं रहे थे।
एक और पक्ष है कि तुर्की जब देखता है, अपनी भूमिका को संवारने की कोशिश करता है, परिभाषित करता है पूरे इस्लामी संप्रदाय के नेता के रूप में, खासकर मध्य पूर्व में, तो वो इस बात की भी अनदेखी नहीं कर सकता कि सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने अपने संबंध सुधारे हैं हाल के दिनों में इजराइल के साथ। और इजराइल के साथ ये सारी बातें होने के बावजूद, मनमुटाव कटुता होने के बावजूद, कोई टकराव तुर्की और इजराइल का नहीं हुआ है। एक और संघर्ष है अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ा विचित्र है कि उसकी सीमाएं तुर्की की मिलती हैं अजरबैजान से, अर्मेनिया से, जॉर्जिया से, जो बिल्कुल रूस से जुड़े प्रदेश हैं। और पिछले वर्ष जब अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध छिड़ा, सैनिक मुठभेड़ हुई नगार्नो कराबाख के उस छोटे से अंक्लेव को घेरे को लेकर, जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी और जो अर्मेनिया में था। अजरबैजान की बहुसंख्यक जनता मुसलमानों की है और अर्मेनिया की ईसाइयों की। इस अर्मेनिया वालों को समर्थन, सैनिक संरक्षण का वचन था, दिया हुआ था रूस ने। पर जब मुठभेड़ हुई तो रूस ने संयम से काम लिया और ऐसा कोई भड़काने वाला काम नहीं किया कि तुर्की अजरबैजानियों की मदद में आगे बढ़े और एक सीमा का अतिक्रमण करे। अब यहाँ बड़ा रोचक प्रश्न ये है कि शायद पुतिन इस बात को समझते हैं कि जो इस्लामी आतंकवाद की चुनौती दक्षिणी कॉकेशस में है, अजरबैजान, अर्मेनिया, चेचनिया, दागिस्तान में, वहाँ शायद वो चाहते हैं कि यदि तुर्की का प्रभाव बढ़ता है तो तुर्की के साथ एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में संवाद किया जा सकता है, कुछ दबाव भी शायद डाला जा सकता है। मगर यदि तुर्की ही इन कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों को थोड़ा बहला फुसला कर अपनी तरफ ले जाए तो शायद वो बेहतर होगा बनस्पत इसके कि इनके ऊपर ईरान का प्रभाव पड़े। मगर विडंबना ये भी है कि आज कई मंच ऐसे हैं जहां ईरान, चीन, रूस एक साथ है, एक साथ दिख रहे हैं। वो चाहे अफगानिस्तान में संकट समाधान हो। तो इन बातों को यदि आप ध्यान में रखें तो हमें ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि एर्दोगान की कितनी ही आलोचना पश्चिमी विश्लेषक क्यों न करें, उन्होंने कहीं न कहीं अपने देश के हितों को, राष्ट्रीय हितों को इस तरह से संतुलित किया है कि तनी रस्सी पे जैसे कोई बड़ा कुशल नट करतब दिखाता है, ऐसा करने में वो सफल रहे हैं। तो ये तो हमने चर्चा किया सीरिया का, हमने चर्चा किया अर्मेनिया, अजरबैजान का, हमने चर्चा किया उनके कठिन जटिल संबंधों का रूस के साथ, ईरान के साथ, कुर्दों के संदर्भ में। मगर बड़ी मात्रा में जो आयात तुर्की करता है वो पड़ोसी ईरान से करता है। और हम इस बात को नहीं भुला सकते कि तुर्की आज भी अपनी ज़रूरतों के लिए 95% गैस का आयात करता है और 90% से कुछ अधिक मात्रा में तेल का आयात करता है। तो जो विपुल तेल गैस भंडार ईरान के हैं वो भी एक तरह से उसको ललचाते रहते हैं। जब हम तेल गैस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यही राजनय, यही सामरिक विश्लेषण तुर्की का सऊदी अरब और खाड़ी देशों के बारे में भी है। जहां आज प्रतिद्वंदिता सुन्नी मुसलमानों के लिए सऊदी अरब, खाड़ी देशों की और दूसरी ओर तुर्की की है, तो इन दोनों के बीच में जो टकराव है, क्या उसका समाधान हो सकेगा? क्या ये परस्पर अपने रिश्तों को संतुलित कर सकेंगे? क्या इजराइल के साथ मुठभेड़ टाली जा सकेगी? ये बात अपनी जगह पर है। मगर जब हम ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं तो एक और अहम पेचीदा गुत्थी हाल के महीनों में सामने आई है। वो है सागर तल के भीतर जो तेल और गैस संपदा का विपुल भंडार है। कितने लाख मीट्रिक क्यूबिक टन गैस, 1.7 ट्रिलियन टन गैस का भंडार, जो दुनिया के सबसे बड़े शायद तेल गैस के भंडार हैं, जो ज़रूरत पूरी कर सकते हैं यूरोप की पूरी ऊर्जा ज़रूरतों की अगले 75 वर्षों तक, यदि इसका हम दोहन संशोधन करते हैं। मगर दिक्कत ये है, इस पर स्वामित्व किसका होगा? तुर्की का दावा ये है कि इस पर स्वामित्व उसका है क्योंकि उसके तट से, उसकी ज़मीन के तट से जो 200 किलोमीटर कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों में क्षेत्र, वो होता है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है और उसके भीतर जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग वो तटवर्ती देश कर सकता है। अब यहाँ विचित्र बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ सीज किया था उसमें 165 से ऊपर देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, मगर तुर्की ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि तुर्की हमेशा कहता रहा है कि 200 मील की सीमा उसे रास नहीं आती, क्योंकि उसकी तट से जुड़े हुए एक बड़ा द्वीप साइप्रस है, उसके तट से बिल्कुल निकट रोड्स जैसे ग्रीस के द्वीप हैं, अनेक छोटे छोटे देश हैं। अगर इनके तट से वो सीमा रेखा नापी जाएगी तो निश्चित रूप से तुर्की के पास
इसके दोहन के लिए कोई दावा बचेगा ही नहीं। तो तुर्की ने क्या किया है, इसको अस्वीकार करते हुए उन्होंने यहाँ के लिए एक नई स्थापना की है कि ऐसी स्थिति में एक मध्यवर्ती रेखा खींची जानी चाहिए और जिसके निकट वो जा रही है वो उसका दोहन करे। और एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अवधारणा है, एक ऐसे ताक की कि ज़मीन तट से निकलती है, धीरे धीरे ढलान में बदलती है और फिर सीधे गहराई की ओर मुड़ती है। वहाँ तक इस तटवर्ती राज्य का विशेषाधिकार होता है आर्थिक संसाधनों के दोहन के लिए। अब तुर्की ने बड़े कौशल से क्या दावा किया है कि इस क्षेत्र में, यानी भूमध्य सागरी इस क्षेत्र में जहाँ एगियन सागर है, ये सिद्धांत लागू नहीं होता और तुर्की अपनी मध्यवर्ती रेखा खींचकर संसाधन कॉन्टिनेंटल शेल्फ का या सागरवर्ती का करने को तैयार है। उसने कई भड़काने वाली कार्रवाइयाँ की हैं, अपने नौसैनिक पोत इस इलाके में भेजे हैं जिनको अमेरिका ने चुनौती तो दी है मगर उसे टकराने की कोशिश नहीं की है। और ये जो तेल संपदा है, अगर तुर्की की परिभाषा को स्वीकार करें तो उसका दावा लगभग लीबिया, जो अफ्रीका के उत्तरी छोर में काफ़ी दूर पहुंचता है, उसके कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जुड़ता है और उसके साथ उसने पाइपलाइन की, गैस की साझेदारी की योजनाएं बनाना शुरू कर दिया है। उसने ललचाना शुरू किया है मिस्र को भी इसमें। एक तरफ इसका ये पक्ष है कि पश्चिमी देशों को, साम्राज्यवादी देशों को इस संपदा को न हथियाने दिया जाए, इस तेल गैस संपदा पर हमारा ही कब्जा रहे, यानी विकासशील देशों का, लगभग विकसित देशों का, तुर्की का, मिस्र का, लीबिया का, और ये पराए हाथों में न जाने पाए। मगर बाकी देश जो स्वीकार करते हैं संयुक्त राष्ट्र की संधि को, उसके प्रबंधों को, तो क्या वो किस हद तक तुर्की का साथ दे सकते हैं, ये सोचने लायक बात है। और क्या तुर्की इस तेल गैस संसाधनों पर कब्जा कर फिर से अपनी जो गंवाई हुई अतीत की शक्ति थी, एक बड़ी शक्ति की जो उसकी महत्वाकांक्षा है, उसको पूरा करने में सफल होगी? क्या बड़ी शक्तियां, क्या बड़ी महाशक्तियां उसे ऐसा करने देंगी? हमने रूस के साथ तुर्की के संबंधों का चर्चा किया। एक संक्षिप्त दृष्टिपात हमें तुर्की का अमेरिका के साथ संबंधों भी करना चाहिए। तुर्की आज भी नाटो का सदस्य है, मगर वो जब उसका मन करता है अमेरिका का मुखर विरोध करता है, और मुखर विरोध ही नहीं करता, अमेरिका के प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद उसने रूस से S-400 प्रक्षेपास्त्र खरीदे हैं और ये भी कहा है कि वो दोबारा भी ऐसे प्रक्षेपास्त्र खरीद सकता है। अमेरिका ने उसे धमकी दी, यदि वो ऐसा करेगा तो जो वो F श्रेणी के विमान वहाँ बना रहे थे, लड़ाकू विमान, साथ मिलकर वो नहीं बनाएंगे। मगर तुर्की इस धौंस धमकी से घबराया नहीं है। और क्या अमेरिका आज भी ये खतरा मोल ले सकता है कि नाटो के इस बागी सदस्य पर नकेल कसने की कोशिश करे? यूरोपीय समुदाय बार बार ये घोषणा करता है यदि तुर्की ने मानवाधिकारों का उल्लंघन समाप्त नहीं किया तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो तुर्की को प्रतिबंधों की कोई चिंता नहीं है और तुर्की अपना एक मार्ग चुनकर उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आचरण कर रही है। इसका क्या प्रभाव हमारे हितों पर पड़ेगा? क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है मध्यपूर्व की तेल की राजनीति पर? क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है ज्वलनशील उत्तरी अफ्रीका के देशों पर? ये गंभीरता से सोचने की चीजें हैं। इथियोपिया स्थित है अफ्रीका महाद्वीप के उस हिस्से में जिसका वर्णन किया जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के रूप में। यदि नक्शे पर नजर डालें तो एक ऐसा आकार नजर आता है गैंडे के सींग सरीखा, जो घुसता आया है एशिया की तरफ और उस जलमार्ग को नियंत्रित करता नजर आता है जो रेड सी, लाल सागर से सुएज नहर की ओर जाता है और पूरे पूर्वी समुद्र तट को अफ्रीका के संचालित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। इथियोपिया भी एक ऐसा देश है जो अपने इतिहास को हजारों वर्ष पहले तक ले जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहीं होमो सेपियंस नामक जो प्राणी है जिसके हम सब उत्तराधिकारी हैं, वो सबसे पहले प्रकट हुआ था। उसने 4 पैरों के बदले 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू किया था, पेड़ों से नीचे उतर कर आया था, उसके दिमाग का आकार बड़ा था, उसका अंगूठा बड़े आकार का था। ये इथियोपिया अपने बारे में सोचता है। मगर इथियोपिया के संग एक दिक्कत है कि इथियोपिया भले ही ये कहता रहा कि उसका साम्राज्य हजारों वर्ष पुराना है और वो हमेशा स्वाधीन रहा है, मगर उसके यहाँ जो आबादी में तत्व हैं वो इतने अलग अलग विविध हैं, अलग अलग जनजातियाँ हैं कि उनकी अपनी जनजातियाँ हैं अस्तित्व में। और वो सम्राट हेल सलासी को, जो अपने को वारिस मानते थे, बाइबल में जो वर्णित सोलोमन और शेबा हैं, तो जो महारानी शेबा थी वो इथियोपियाई वंश मानी जाती हैं, जिनके प्रेम में पड़े थे सोलोमन जो इजरायली शासक थे। और उन दोनों के बीच जो संतान पैदा हुई थी
वो अपने को उत्तराधिकारी मानते रहे हैं इथियोपिया के। अब भले ही आप होमोसेपियंस के रिश्ते से सबसे प्राचीन इथियोपिया को माने, और या चाहे आप बाइबल के युग में जाकर वो मिथ की कहानियों को जीवित करें, सोलोमन और शेबा के प्रसंगों को, मगर ये स्मृतियां शासकों की हैं, सम्राटों की हैं। और चूंकि बाइबल का जिक्र हमने किया, इजराइलियों का जिक्र हमने किया, तो यहाँ का जो जातीय अनुपात है वो भी ईसाइयों और मुसलमानों के बीच विभाजित रहा है। जनजाति जो हैं उसमें टिग्रे वाले भी हैं, उसमें उमरा वाले भी हैं, उसमें आफरा वाले भी हैं, उसमें सूडानी भी हैं, उसमें सोमालिया भी हैं। मगर यदि आप नक्शे को और गौर से देखें तो आपको इसमें एक और चीज़ नजर आएगी जो आज इथियोपिया की महत्वाकांक्षाओं की लपटों को भड़का रही है। यहाँ नील नदी के पानी का प्रबंधन इथियोपिया से ही बेहतर हो सकता है। वो सूडान से बहकर आता है और नील की जो धाराएं हैं वो खार्तूम में मिलती हैं सूडान में, मगर उसके आगे जब वो इथियोपिया से अब आगे मिस्र की ओर जाती हैं तो यहाँ इथियोपिया एक बड़ा बांध बना रहा है दैत्याकार, जिसका चर्चा हम करते रहे हैं, द ग्रैंड रेनेसां डैम, जिसको लेकर आपत्ति उठाई है सूडान ने भी, आपत्ति उठाई है दक्षिणी सूडान ने भी, आपत्ति उठाई है मिस्र ने भी, मगर इसमें कोई रुकावट इथियोपियाई शासकों ने नहीं की है। उनका कहना है कि एक बार ये बांध बन जाएगा तो पूरे इलाके में बिजली का उत्पादन बढ़ेगा, सिंचाई बेहतर होगी और आज जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उनका कायाकल्प हो जाएगा। बाकी लोगों को लगता है ये दैत्याकार बांध है जो पर्यावरण को प्रभावित करेगा, इसका लाभ इथियोपिया वालों को ज़्यादा होगा, बाकी जगह सिंचाई या खेती के लिए पानी में कमी आ जाएगी। ये विवाद एक है जो विवाद को विस्फोटक बना सकता है। दूसरी ओर ये है कि इथियोपिया एक बहुत गरीब देश है, उसके पास संसाधन ऐसे नहीं है। यदि वो सारे संसाधन इस बात पे झोंक रहा है और बाहर से उस पर प्रतिबंध लगते हैं, सहायता नहीं मिलती है या पड़ोसियों से उसका संघर्ष होता है, तो कैसे वो अपने को निरापद रख सकेगा। यहीं एक और उलझी हुई गुत्थी है। जब इथियोपिया के शासक हिलसलासी को, जिनका वंश हजारों वर्ष पुराना अपने को कहता था, विस्थापित किया गया, तख्ता पलट हुई और इथियोपिया में एक सैनिक बागी थे जो सोवियत संघ के, तत्कालीन सोवियत संघ के साम्यवादी प्रभाव में थे। तो एक साम्यवादी तानाशाही का दौर लगभग 10-15 वर्ष तक इथियोपिया में चला, जिसके दुष्प्रभाव आज भी देखने को मिल सकते हैं। इतनी उथल पुथल आई कि जो व्यवस्था थी, भले ही साम्राज्यवादी हिलसलासी वाले वंश की व्यवस्था भी बहुत समता पोषक नहीं थी। राजधानी एडिस अबाबा विकसित थी, मगर आम इथियोपियाई का जीवन बड़ा उत्पीड़न और शोषण से ग्रस्त था। मगर कुल मिलाकर यदि आप देखें तो हिलसलासी के अंत के बाद से आज लगभग 4 दशक बीत चुके हैं। 4 दशक से अधिक समय लगभग होने को आ रहा है जब 2 दौर ऐसे साम्यवादी तानाशाहों के गए। जो पहला तानाशाह था साम्यवादी जिसने तख्ता पलट किया था देरगन, उसका भी विस्थापन हुआ, मगर जो दूसरा शासक आया वो जनतांत्रिक मिजाज का नहीं था। अंत में ये जनतांत्रिक निर्वाचन प्रणाली वाली सरकार बहुत बाद में लगभग 20 वर्ष पहले ही वहाँ प्रकट इथियोपिया में हुई है। अब वहाँ एक और बड़ा रोचक प्रसंग है कि इथियोपिया की जो सीमाएं हैं वो भी अनेक देशों से मिलती हैं। वो इरिट्रिया से मिलती हैं जो कभी उसका हिस्सा था और एक मुक्ति संग्राम के बाद अलग देश हो गया है। सोमालिया से मिलती हैं, जिबूती बहुत दूर नहीं है, सूडान से मिलती हैं, दक्षिणी सूडान जो कभी सूडान का हिस्सा था उससे मिलती हैं, और कहीं ना कहीं उसके आचरण से, पर्यावरणीय या बांध बनाने से युगांडा भी प्रभावित होता है। यदि इन सब चीज़ों को आप देखें तो आपको लगेगा कि जो बगावत टिग्रे में आज चल रही है पिछले 3 वर्ष से निरंतर, और यहाँ भी विडंबना ये है जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं एबी अहमद, उनको पहले वर्ष में ही अपने कार्यकाल के एक नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था, क्योंकि उन्होंने, उनका दावा ये था और दुनिया ये मानने को तैयार थी तब कि उन्होंने टिग्रे के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसमें शांति और सुलह स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली है। मगर ये दावा साल 1.5 साल से अधिक भी नहीं चला। टिग्रे वाले अल्पसंख्यक हैं, जिस जन समुदाय का प्रतिनिधित्व अली अहमद करते हैं वो बहुसंख्यक है, उमरा वाला। मगर टिग्रे वाले लोगों का प्रभुत्व था इथियोपिया के शासन में, राजधानी में, प्रशासन में लगभग 30 वर्ष तक, और उस प्रशासन का हिस्सा कभी अबी अहमद भी रहे थे। मगर जब अबी अहमद प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने टिग्रे वालों को विस्थापित ही कर दिया। मगर आज इस विडंबना में एक और गुत्थी है कि उनके अपने लोग जो उमरा के लोग हैं, उन्होंने हथियार उठाकर मिलिशिया ने टिग्रे वालों का समर्थन शुरू कर दिया है, जो टिग्रे जन मुक्ति संग्राम का दस्ता है। अब यहाँ कठिनाई क्या है कि
पिछले 2 वर्ष से जो लड़ाई चल रही है, वो टिग्रे वालों पर अंकुश लगाने के लिए संघीय केंद्रीय सरकार ने अपनी सैनिक फौजें वहाँ भेजी। टिग्रे वालों का मानना था कि कोरोना महामारी का बहाना न बनाइए, चुनाव करवाइए। इसके लिए अबी अहमद तैयार नहीं थे। उन्होंने अपने चुनाव करवा लिए टिग्रे ने, जिसे बगावत माना गया, देशद्रोह, राजसत्ता का विद्रोह माना गया। सेना वहाँ भेजी गई। सेना ने शुरू में नाटकीय सफलता प्राप्त की, मेकेले राजधानी में टिग्रे की कब्जा कर लिया। इसका जश्न मनाने पर बहुत उतावली केंद्र सरकार हुई, मगर कुछ ही महीनों में टिग्रे के मुक्ति सैनिकों ने वापस मेकेले पर कब्जा कर लिया और खदेड़ना शुरू कर दिया केंद्रीय सेना को। और इस युद्ध में, संघर्ष में हिस्सा लेने को कभी जो इरिट्रिया टूटकर अलग हुआ था इथियोपिया से, उसके सैनिक घुसपैठ करने लगे टिग्रे के इलाके में। और आज समस्या ये है कि अबी अहमद को ये नारा बुलंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हर नौजवान को, जो शारीरिक रूप से इसके लिए सक्षम है, हथियार उठानी चाहिए और संघर्ष करनी चाहिए। एक ओर उनको लगता है कि उनकी जो सेना है वो ये काम करने में असमर्थ है। दूसरी ओर जो उनका विरोध है अबी अहमद का, वो हर तरफ से शुरू हो गया है। वो उमरा से, अफरा से, सूडानी जो अल्पसंख्यक उनके आबादी के हिस्से हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बड़ी शोचनीय हो रही है इथियोपिया के लिए। और इथियोपिया की समस्या इसलिए चिंताजनक है कि कुछ लोग सवाल उठाने लगे हैं कि मानवाधिकारों का भयंकर उल्लंघन और युद्ध अपराध दोनों तरफ से हुए हैं, मगर ज़्यादातर जो हुए हैं वो इथियोपियाई सेना की तरफ से केंद्र सरकार के प्रायोजित निर्देशों के अनुसार हुए हैं। तो ये समस्या ऐसी है कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों का कहना है कि एक बहुत बड़ी मानवीय दुर्घटना घटने जा रही है, त्रासदी घटने जा रही है, और जिस पर शायद नियंत्रण नहीं पाया गया तो इथियोपिया न केवल एक असफल राज्य साबित होगा, उसका विखंडन हो जाएगा। यदि इथियोपिया का विखंडन होता है तो सोचिए फिर क्या होगा। अफ्रीका में अनेक देश इसके आसपास के हैं, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जिबूती में चीनी अपना एक नौसैनिक अड्डा बना चुके हैं, तो यहाँ जो ये शून्य पैदा होगा, और सोमालिया में सिर्फ समुद्री तस्करों का बोलबाला है, इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों का, अल-शबाब जैसे तत्वों का है। वहाँ आए दिन जो निर्वाचित सत्ता है उस पर हमले होते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं, बंधक बनाए जाते रहते हैं। तो क्या ये जो चीज़ हमको उत्तर पूर्वी छोर पर अफ्रीका की दिखाई दे रही है, शनि संकेत हैं, अशुभ संकेत हैं उन घटनाओं के जो निकट भविष्य में यहाँ घट सकती हैं, और यहाँ एक नया शक्ति संघर्ष शुरू होगा और गृह युद्ध का लावा अन्यत्र भी फैलेगा। उसका सामना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे करेगा? क्या हमारे हित भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ते हैं? क्योंकि भारतीय नौसेना ने भी, हाल में ये समाचार मिले हैं, एक नौसैनिक अड्डा प्राप्त किया है मॉरिशस के किसी द्वीप पर। वो उसे नौसैनिक अड्डा नहीं कहते हैं, सिर्फ एक निगरानी के लिए कहते हैं कि इस इलाके में तस्करी रोकने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। तो क्या इथियोपिया में हमारे ऐसे कुछ हित भू राजनीतिक हैं जिनके प्रति हमें सतर्क रहना चाहिए, या फिर स्थिति वही होगी, हम कहेंगे अफगानिस्तान की तरह कोई दूसरा आकर हमारा प्रतिरोध करने वाला वहाँ अपने पैर पसार लेगा, उस शून्य रिक्त को भर लेगा और हम सिर्फ देखते रह जाएंगे। ये हमको सोचना पड़ेगा गंभीरता के साथ इथियोपिया के बारे में।